गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टाइम एंड टेंस और वर्ब का हमने आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया था। आज है आपका पार्ट 2। पहले हमने आपको पढ़ा था वर्ब, और वर्ब को हमने बताया था आपको 3 पार्ट में। पहले तो 2 पार्ट बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के भी 3 पार्ट थे, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। तो प्रेजेंट की जो वर्ब थी उसमें थी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हालांकि ये मेन वर्ब है, लेकिन मैं फिर भी इसको रख रहा हूँ। या उसमें एस या ई एस, डू डज, इज एम आर, हैज़ हैव और हैविंग। और पास्ट की जो वर्ब थी उसमें थी आपकी सेकंड फॉर्म डिड, वॉज वर और यूज्ड टू। यहाँ पे हैड भी आएगा, माफ़ी चाहूँगा, हैड भी। आज मैं इन दो को मिक्सअप करके पढ़ाऊँगा, क्योंकि जो रूल्स इनके हैं वही रूल इनके भी हैं। यस। और जो रूल इनके हैं हैज़ हैव के, वही रूल हैड के भी हैं। तो पहले मैं आपको आज पढ़ाऊँगा इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। यानी कि जिसे आप लगातार मेरे मुझसे काफ़ी दिन सुनते आ रहे हैं, बी की फैमिली, बी की फैमिली, बी की फैमिली, उसकी बात करेंगे आज आप। बी की फैमिली यानी कि आपको तो पता ही चल गया हो अब तक। 1 2 3 4 5, इनको मैं सर्वेंट बोलता हूँ उसके। इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन और बीइंग। 3 तरह से इस्तेमाल होती है आपकी बी की फैमिली। पहला यूज़ है इसका, जो सबसे पहला यूज़ है बी की फैमिली का, वो है कि बी की फैमिली के साथ में किसी नाउन का आना, किसी एडजेक्टिव का आना, या कोई कंडीशन। नाउन, वर्ब, सॉरी, नाउन, एडजेक्टिव या कंडीशन। जैसे कि मैंने कहा आई एम अ बॉय। यहाँ बॉय एक नाउन है। क्या है बॉय आपका यहाँ पे? एक नाउन। फिर उसने कहा शी इज इंटेलिजेंट। शी इज इंटेलिजेंट। यहाँ इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। क्या है आपका इंटेलिजेंट? एक एडजेक्टिव। और उसके बाद आप कहें आई वॉज इन अ ग्रेट हरी। ये आपकी कंडीशन है। क्या है आपकी ये कंडीशन? यानी कि हमने एक बात जान ली कि इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ नाउन, एडजेक्टिव और कंडीशन, ये तीनों आ सकती है पहले केस में। नाउन, एडजेक्टिव और कंडीशन, इन तीनों ही केस में ये हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? ये मेन वर्ब का काम करेंगी। जब तक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। यस, ये बात ध्यान रखें आप। अब चलते इसके दूसरे यूज पर। दूसरा यूज क्या है इसका? सेकंड यूज अगर इसकी बात करूं मैं, तो वह आपका इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ आईएनजी फॉर्म का लगाना, यानी कि सेंटेंस को एक्टिव में बनाना। किस में बनाना? एक्टिव में बनाना। जैसे कि मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट।
मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगी। उसने कहा शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है, तो ये भी बात सही है इसकी। अब इसका जो थर्ड यूज़ है वो है इसका पैसिव यूज़। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगाना। ये आपका चला जाएगा पैसिव फॉर्मेशन में। कहाँ चला जाएगा? पैसिव फॉर्मेशन में। बी की किसी भी फैमिली के साथ अगर थर्ड फॉर्म आए तो समझो वो पैसिव है। जैसे कि द फूड इज बीइंग ईटन, खाना शुरू हो गया है, खाना शुरू हो गया है। अक्सर शादी ब्याह में जाते हैं तो अपने फ्रेंड से यही पूछते हैं कि भाई खाना शुरू हो गया, वो कहते हैं यस खाना शुरू हो गया है। यस। एक और एग्जांपल देखें आप, समझ में आएगा आपको। यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर आप तो इसे हमारा थर्ड फॉर्म बता रहे थे, यहाँ तो आईएनजी फॉर्म आ गई है। तो आप देख लीजिए कि ये भी बी की ही फैमिली है और बी की फैमिली के बाद थर्ड फॉर्म आई है। यस, इस तरह से। जैसे कि आप एक और सेंटेंस ले लीजिए, द बुक इज टोन, द बुक इज टोन, तो इज हमारे साथ आ गई यहाँ थर्ड फॉर्म। अब तो क्लियर है ना बिल्कुल अच्छे से। यस, वहाँ बी की फैमिली का थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे इज हमारे साथ। बी की फैमिली को या इज एम आर को या वॉजवर को, बात एक ही है। यस। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए आप, कह रहा है वो द थीफ वॉज कट, चोर पकड़ा गया। तो यहाँ भी ये थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन पैसिव में है। बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म का आना साफ साफ इशारा करता है कि सेंटेंस आपका पैसिव में चल रहा है। ये इसका तीसरा यूज़ था। अब उन यूज़ की बात करते हैं जो कंपटीशन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? सबसे पहली बात, सेंटेंस में अगर इफ हो, विश हो, एज इफ हो, एज दो हो, तो ये सभी इशारा करते हैं कि सेंटेंस कंडीशनल है। क्या है सेंटेंस आपका? कंडीशनल। यस। और कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आपको लगाना होता है वर्ब और साथ में नाउन, वर्ब प्लस नाउन। यानी कि कोई ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होगी, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप वर्ब का प्लस नाउन का। जैसे कि सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो फिलहाल ना तो मैं प्रधानमंत्री हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री बन सकता। इस तरह से। एक और सेंटेंस देखें, इफ शी वर माई वाइफ, इफ शी वर माई वाइफ, काश वह मेरी पत्नी होती। तो भैया शादी हो चुकी है, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर हमारी शादी नहीं, हमारे लिए कुछ गुंजाइश है। किसी ऐसी महिला की अगर आप चाह कर रहे हैं या किसी ऐसी लड़की की चाह कर रहे हैं जो कि असंभव है, तो आप वर ही लगाएंगे। लाइक देखें नेक्स्ट सेंटेंस, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं चिड़िया होता, काश मैं चिड़िया होता। यहाँ भी आई के साथ आपने लगाया वर्ब। तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, रामा, कुछ भी आ जाए, आपको सबके साथ वर ही लगाना है। यस। ये आपकी कंडीशनल को शो करता है। ये एक कंडीशनल सेंटेंस का भी पार्ट है। उसमें क्या पार्ट है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, और नेक्स्ट पार्ट में रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म।
यस, ये कंडीशन सेंटेंस है। जैसे कि इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हर। कह रहे हैं कि इफ़ आई वर देयर आई वुड हेल्प हर, यानी कि यदि मैं वहाँ होता तो मैं उसकी मदद करता, यानी कि मैं वहाँ था ही नहीं तो मैं मदद क्या करता उसकी। ये भी एक तरह की कंडीशन होगी। क्या होगी आपकी ये कंडीशन। तो ये था आपका इज एम आर वॉज वर्क का पूरा यूज़। कंपटीशन में इससे ऊपर नहीं आता है। अगर आप इसको इंग्लिश स्पीकिंग से जोड़ रहे हैं तो ना जोड़िए, 9th 10th 11th 12th से भी बाहर निकाल लीजिए इसको। ये सिर्फ मैं कंपटीशन के लिहाज से पढ़ा रहा हूँ आपको। यस, कंपटीशन में इसका इतना ही यूज़ है, इससे बाहर यूज़ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूज़ पे। नेक्स्ट है आपके हैज़, हैव और हैड की बात करेंगे। इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट में, इसलिए इनके साथ हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे खुद किसी भी फॉर्म में हो। यस, आई वी यू दे के साथ अब लगाएंगे हैव, और ही शी इट और दुनिया कोई भी एक नाम उसके साथ लगाएंगे आप हैज़। हालांकि हैड कॉमन है, दोनों के ही साथ आएगा। यस, एग्जाम्पल देखें कि आई हैव डन माई वर्क, ऐसे शी शी हैड कुकड फूड, ऐसे। हैज़ का एक और यूज़ भी है, वो देखें आप। अगर आप हैज़, हैव, हैड के बाद कोई नाउन या थिंग लगा दें, कोई नाउन या थिंग लगा दें, ऐसे में हैज़ हैड का मतलब हो जाएगा रखता है या रखता था, या फिर पास है और पास था। जैसे कि मैं कहने लगूँ आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है, या फिर आई हैड अ काऊ, मेरे पास एक गाय थी, मेरे पास एक गाय थी। इस तरह से कंडीशन सेंटेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो किया जाता है आपका हैड का। हैड के साथ में एक बार नाउन और एक बार वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके, तो क्या होगी कंडीशन सेंटेंस, वो देखिए जरा ध्यान से। वो होगा आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, जब आपकी थर्ड फॉर्म वाला बता दिया पहले मैंने आपको। दूसरे पार्ट में रहेगी सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखें, इफ आई हैड विजिटेड देयर आई would have brought a pen for you। अगर मैं वहाँ जाता घूमने तो वो तुम्हारे लिए एक पेन लेकर के आता। कुछ बेसिक कंडीशन बना सकते हैं आप। तो ये थी कंडीशन नंबर 1। एक कंडीशन और हो सकती है यहाँ पे, वो क्या हो सकती है कि इफ़ आई हैड अ पेन, अगर मेरे पास पेन होता, आई वुड गिव इट टू यू, मैं वो तुम्हें दे देता। यहाँ ये हैड सिर्फ एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है, और ये यहाँ पर एज ए सेकंड फॉर्म है। क्या है ये? सेकंड फॉर्म किसकी? हैव की। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड रहेगी। यस। अब चलते हैं नेक्स्ट यूज पर, वो है आपका हैविंग।
प्रेजेंट में ही एक बार हमने लिखवाई थी आपको, वो थी हैविंग। ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई भी हैविंग के ऊपर भी, वो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की आपके लिए जिसका हमने नाम दिया है ग्रामर रूल्स। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, ग्रामर के जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, ग्रामर रूल्स या ग्रामर टॉपिक उसका नाम रखा है शायद मैंने, जितने भी टॉपिक मैंने अब तक पढ़े हैं ग्रामर के वो सब उसमें रखे हुए हैं। हालांकि यूट्यूब में कुछ वीडियोस डिलीट मार दी हमारी, मुझे उनको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। हैविंग को जो है वाक्य में यूज़ करने के दो तरीके हैं। कितने? दो तरीके। पहला एज ए मेन वर्ब, एज ए मेन वर्ब सेंटेंस के बीच में, यस। दूसरा एज ए जिरंड, सेंटेंस के शुरू में। पहला देखें, यदि हैविंग वाक्य के बीच में हो तो इसका अर्थ होगा हो रहा है या हो रहा था। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेंटेंस, आई एम हैविंग अ हेडेक, तो इसका अर्थ हो जाएगा मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। शी वॉज हैविंग अ बैकएक, उसे पीठ दर्द हो रहा है। कई बार एग्जाम में इसकी गलती इस तरह से दी जाती है एग्जाम में, जैसे कि ये एग्जाम का ही सेंटेंस उठा रहा हूँ मैं, एग्जाम सेंटेंस है, एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह से दी गई, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैंस फॉलोइंग। अब जरा आप इसका अर्थ निकाल कर देखें, क्या अर्थ निकल रहा है कि माधुरी दीक्षित की लार्ज फैंस फॉलोइंग हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है भाई, यहाँ पर इज हैविंग की जगह आप लगाएंगे हैज़। माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज फैंस फॉलोइंग, ऐसे तो आप ठीक कर सकते हैं सेंटेंस को। दूसरा तरीका है एज ए जिरंड, वाक्य के शुरू में। यदि हैविंग, जिस तरह से मैं लिखवा रहा हूँ आपको डिट्टो नोट्स बनाने टाइम एंड टेंस और वर्ब के, जब तक ये चैप्टर आपका चलता रहेगा हमारे यूट्यूब पर। डिट्टो आपको सेम नोट्स बनाने हैं सॉरी, तो ही आप फायदेमंद में रहेंगे। आप कोई भी चीज़ स्किप ना करें यहाँ से। यदि हैविंग वाक्य के शुरू में हो तो इसका अर्थ होगा बाद। क्या होगा इसका अर्थ? बाद। और कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट पार्ट में रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जरा देखें क्या मैंने कहा, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद, शी वेंट टू नेहरू मार्केट, ये किसी बाजार का नाम है, हमारे यहाँ पे एक मार्केट पड़ती है नेहरू मार्केट। अपना काम खत्म करने के बाद वह नेहरू मार्केट गई। एक और देखिए हैविंग डन द डिशेस, शी वेंट टू बेड, वह सोने गई। बर्तन मांजने के बाद वह
सोने गई। तो यहाँ पे हैविंग के दोनों अर्थ निकल रहे हैं बाद। हैविंग को लेकर के एक प्रॉब्लम और दी जाती है एग्जाम में, तो क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लीजिएगा आप। जैसे कि सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा हैविंग वन इंडियन आइडल माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू डिनर। इंडियन आइडल जीतने के बाद मेरे मित्रों ने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया। अगर आप गौर करें तो ये काम तो किया मैंने, मैं इंडियन आइडल जीत करके आया, यस, और ये काम किया मेरे मित्रों ने, यस। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है हैविंग को लेकर के। हैविंग को लेकर के ही साथ में बीइंग को लेकर के भी, या फिर कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर के, आईएनजी फॉर्म को लेकर के अगर वो शुरू में हो, तो यदि दोनों काम एक ही व्यक्ति कर रहे हो, यदि दोनों काम एक ही व्यक्ति कर रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट से काम चल जाएगा। अगर दोनों काम एक ही व्यक्ति कर रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों काम अलग अलग व्यक्ति कर रहे हो तो दोनों सेंटेंस को अलग अलग सब्जेक्ट चाहिए। इसलिए यहाँ मिस्टेक हो जाएगी पहले ही पार्ट में, कि यहाँ पे साथ में शुरू में सब्जेक्ट होना चाहिए था कुछ भी। यस, ये हैविंग को लेकर के एक प्रॉब्लम दी जाती है। इसको खूब अच्छे ध्यान रखिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी हैविंग की यूज़ की वीडियो पढ़ लीजिएगा, जो हमारी पढ़ी है प्लेलिस्ट में। वहाँ पर हमने खाली हैविंग ही पढ़ाया है, या मुझे पूरा चैप्टर पढ़ाना है। अब अगर मैं पास्ट के वर्ब की बात करूँ तो वहाँ पे हम लोग डिड का पहले जिक्र कर चुके हैं। सेकंड फॉर्म, सॉरी, इन दोनों का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन वॉज वर्ब का जिक्र हो चुका है और हैड का जिक्र हो चुका है। इनका जिक्र सिंपल है सेकंड फॉर्म का, यानी कि कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल होते हैं ये। यदि किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम, इन प्लस पास्ट टाइम हो तो, यस, अगर वाक्य के अंत में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, इन प्लस पास्ट टाइम हो, अगर ये वर्ड अंत में होंगे तो सेंटेंस बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि शी केम हेयर यस्टरडे। एग्जाम में इसकी बहुत प्रॉब्लम दी जाती है, ध्यान रखना आप। मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। इसको लेकर के सबसे ज़्यादा एग्जाम प्रॉब्लम आती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी और कॉमन एरर में भी। क्यों? इनको लास्ट में दे करके कोई सा भी एक वर्ड और लगा देता है प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब। जैसे कि ऐसा कर देता है शी हैज़ डन हर वर्क 2 days ago। अब यहाँ जरा भी बच्चा जज नहीं कर पाता कि सेंटेंस गलत हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए सेंटेंस का आखिरी मांगे एगो, यहाँ पे परफेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। प्योर पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ सी डिड हर वर्क 2 days ago। यस, ये इसकी खास बात और विशेषता है, ध्यान रखिएगा। अगर डिड लगा हो तो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हालांकि बहुत माइनर सी बातें हैं, सबको पता होती हैं चीज़ें। जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूं आपको कंपटीशन के लिहाज से, वो देख लीजिएगा आप। अगर डू, डज, डिड के साथ नोट ना लगा हो, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म हो, इसको बोल देते हैं इम्फेटिक सेंटेंस। क्या बोल देते हैं? इम्फेटिक सेंटेंसेस। इनका इस्तेमाल होता है सेंटेंस में तब जब सेंटेंस में किसी बात पर जोर दिया जा रहा हो।
यस, जैसे कि आई डू स्मोक सिगरेट, मैं सिगरेट पीता तो हूँ, मैं सिगरेट पीता तो हूँ। लाइक मैंने आपको कहा कि भाई सिगरेट मत पिया करो, इतनी नुकसान देती है। आप कह लेंगे सर आप भी तो पीते हो, जो हमें समझा रहे हो आप। तो मैं कहने लगूँ भाई मैं सिगरेट पीता तो हूँ, लेकिन इतनी नहीं जितनी तुम पीते हो, मैं बहुत कम पीता हूँ। यस, इस तरह से आपने कहा आई डू फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता तो हूँ, मैं पतंग उड़ाता तो हूँ। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट की ही वर्ब में हमने आपको एक वर्ब और लिखवाई थी, वो थी आपकी यूज टू। क्या थी? यूज टू। इसके ऊपर भी एक अलग सी वीडियो बनी हुई है जो हमारे प्लेलिस्ट ग्रामर टॉपिक में मिल जाएगी, ग्रामर रूल्स में। यूज टू को 3 तरह से यूज़ किया जाता है। यस, पहला सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। ऐसे में इसका अर्थ होता है भूतकाल की कोई ऐसी आदत जो पहले थी पर अब नहीं है। मीनिंग हो जाएगा इसका किया करता था, किया करता था। यस, एग्जाम्पल देखेंगे। आई यूज टू फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाया करता था, मैं पतंग उड़ाया करता था। सी यूज टू टीच अस इंग्लिश, वह हमें इंग्लिश पढ़ाया करती थी, वह हमें इंग्लिश पढ़ाया करती थी। दूसरा यूज हो जाएगा इज एम आर के साथ यूज टू प्लस आईएनजी फॉर्म, इसे कहेंगे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं, जीरंड। क्या है ये? जीरंड। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा आदत है कोई काम करने की। जैसे कि मैं कहने लगूँ आई एम यूज्ड टू किडिंग, यानी कि मेरी आदत है मजाक करने की। शी इज यूज्ड टू क्राइम, उसकी आदत है रोने की, उसकी आदत है रोने की। तीसरा यूज हो जाएगा वॉज वर प्लस यूज टू प्लस जीरंड, मीनिंग इसका हो जाएगा आदत थी कोई काम करने की। जैसे कि आई वॉज यूज्ड टू टीचिंग इंग्लिश, मेरी आदत थी इंग्लिश पढ़ाने की। यस, ऐसे कुछ भी और भी संबंध देखें जरा ध्यान से। शी वॉज यूज्ड टू मेकिंग फूल, उसकी आदत थी बेवकूफ़ बनाने की। इस तरह से आप यूज्ड टू को इस्तेमाल कर सकते हैं। डे वन डे आप यूज़ बनाते चले जाएं, रूल्स बनाते चले जाएं, नोट्स बनाते चले जाएं अपने, जिससे कि वो आपको काम आए। आपके नोट्स आपके काम आते हैं क्योंकि वो आपने बनाए हैं, आपको पता होता है आपने किस पेज पे क्या लिखा है। दूसरी बात ध्यान रखें, टाइम एंड टेंस और वर्ब, ये है आपकी ग्रामर की जान पूरी कंपटीशन की। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते इन दोनों सेंटेंसेस को। ये दो चैप्टर और नाउन, इन पे आपको बिल्कुल दृढ़ मजबूत वाली पकड़ बनानी है, जिससे कि आप खूब अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। अभी हमारी रह जाती है फ्यूचर की वर्ब्स। फ्यूचर की वर्ब रह जाती हैं और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में।
फिर उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको उसका एक। यस, मैं इसका प्रैक्टिस भी करने वाला हूँ टाइम एंड टेंस ऑफ वर्ब का, तो आपको क्लियर होगा कि क्या मिस्टेक इसको लेकर के एग्ज़ाम में आती हैं और किस तरह आपको उसको ठीक करना है। यस, खूब अच्छे से तैयारी रखें, खूब अच्छे वाली प्रिपरेशन करेंगे, जिससे कि आपको सारे रूल्स फिंगर टिप्स पे रखे जाएँ, ये मेरी इच्छा है। ओके, इस इच्छा मेरा साथ दीजिएगा और खूब अच्छी तैयारी कीजिएगा, लगातार बैठ के तैयारी करनी है। कल भी एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया एक बच्चे ने मेरी वीडियो में कि सर एक सेंटेंस था दीज काइंड, ऐसे कुछ करके सेंटेंस था, उसने मेरे से पूछा लड़के ने कि सर यहाँ पे काइंड नाउन है या वर्ब। देखिए सवाल बहुत अच्छा सवाल। सबसे खुशी की बात तो मुझे ये लगी कि कम से कम हमारी वीडियो को देखने के बाद बच्चे पढ़ना शुरू कर दिया है, अब उन्होंने क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर दिया है कि कौन सी चीज़ नाउन है और कौन सी चीज़ वर्ब है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, एक छोटी सी ट्रिक है वर्ब और नाउन को लेकर के, और अगर क्लियर भी हो वर्ब तो उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को लेकर के। देखिए कभी भी किसी भी दिए गए वर्ड में आप आईएनजी लगा कर देख लें। क्या लगा कर देख लें आप? आईएनजी लगा कर देखें। अब अगर आईएनजी लग गई, अगर आईएनजी लग गई तो वर्ब, और अगर ना लगी तो नाउन या कुछ भी, लेकिन वर्ब नहीं है। समझ में आई बात? अब जैसे कि दीज काइंड ही था, अगर मैं इसी की बात करूँ दीज काइंड, तो काइंड में आप आईएनजी लगा देखें, आपको शायद आईएनजी नहीं लगा पाएंगे, तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। क्या है आपका? नाउन। अब बात करें अगर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की, तो इसकी भी पहचान करनी बहुत आसान है। जैसे कि शी सेंट मी अ गिफ्ट, और दे बिल्ड अ ब्यूटीफुल हाउस। मोस्टली बच्चों को यही कंफर्म नहीं हो पाता कि सर फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे सेंट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, यहाँ बिल्ड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। सबसे पहले तो थर्ड फॉर्म को क्लियर कर लो आप, ज़्यादा ईजी होगा। याद रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। सबसे पहली बात ये याद रखें आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होंगी इसकी? हेल्पिंग वर्ब दो फैमिलीज के साथ आती हैं। पहली फैमिली बी की फैमिली, दूसरी फैमिली हैव की फैमिली। इनमें से कोई भी एक फैमिली जरूर होगी। बी की फैमिली यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, और हैव की फैमिली हैज, हैव, हैड और हैविंग। इन दोनों में से किसी एक फैमिली का होना जरूरी है। अब यहाँ ग्रो करें अगर आप दोनों सेंटेंस में, तो इन दोनों से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म तो कंफर्म नहीं है, और अगर होगी तो फिर थर्ड फॉर्म कंफर्म भी हो जाएगी। अब या तो ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, या तो सेंट और बिल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म, या तो ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। अब मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको अब डाउट हो तो आप इसमें आईएनजी लगाएं। क्या लगाएं? आईएनजी। अगर लग गई तो वर्ब, और अगर ना लगी तो सेकंड फॉर्म है वर्ब की। लग गई तो फर्स्ट फॉर्म, ना लगी तो सेकंड फॉर्म। जैसे कि सेंट है, सेंट में आप आईएनजी लगाएं, तो क्या सेंटिंग होता है? कभी मोबाइल मैसेज भेजा है आपने तो देखा होगा आपने सेंडिंग मैसेज लिखा था ना कि सेंटिंग मैसेज, तो यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है। ऐसे बिल्ट में आईएनजी लगाएं, तो क्या बिल्टिंग होता है या बिल्डिंग होता है? बिल्डिंग होता है। क्या होता है? बिल्डिंग। यस, लेकिन ये बन जाएगा आपका बिल्टिंग। क्या बन जाएगा? बिल्टिंग, जो कि सही नहीं है। इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो उसमें एंज लग जाती। यही सबसे बेस्ट ट्रिक है नाउन को भी और वर्ब को भी पहचानने की, कि एंजी लगा के देखें, अगर एंजी लग गई तो वो, ना लगी तो नाउन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पहचानने की भी ट्रिक है। थर्ड फॉर्म की तो बहुत सिंपल ट्रिक है, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म पहचानने की ट्रिक है, क्या लग गई तो फर्स्ट फॉर्म, नहीं लगी तो सेकंड फॉर्म। ये थी वर्ब को लेकर के
और टाइम और टेंस को लेकर के हमारी वीडियो का पार्ट 2। अभी पार्ट 3 हम अपलोड करेंगे। इसको देखने के बाद आप हमें कमेंट करें कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और पार्ट 3 की रिक्वायरमेंट आपको है या नहीं। हालांकि बहुत कुछ रह रहा है, बहुत कुछ रह रहा है अभी। यस, बेसिक्स अभी बहुत सारे, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है, ये बहुत लेंथी चैप्टर है। मैं आपको थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ इसी चक्कर में, जिससे कि आपका चैप्टर नहीं बढ़ जाए बहुत जल्दी, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। मैं आपसे यहाँ पर कुछ मिस भी नहीं कर सकता कि कोई चीज़ स्किप कर दूँ फिर वो एग्ज़ाम में ना आए, फिर आप मुझे कहें। ऐसा भी नहीं मैं चाह रहा। बिल्कुल जीरो से लेकर के कुछ बातें बहुत छोटी वाली भी बताई मैंने इसके अंदर आपको, और कुछ बातें मैंने आपको बहुत बड़े वाली बताई हैं। लेकिन आपको उन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए सारी ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। शब खैर, गुड नाइट। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कृपा करके। यस, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। गुड बाय।